हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जीके 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक जिसका नाम है हमारे अतीत 2, और दोस्तों यह टेक्स्ट बुक में 9वां अध्याय है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, और यह अध्याय से जुड़े हुए 2 पार्ट मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं और यह तीसरा पार्ट है। और आज के इस वीडियो में पेज नंबर 130 से 133 पर जो इंफॉर्मेशन दी है उनको बेस बनाते हुए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल सकते थे उनको भी शामिल करके यह वीडियो तैयार किया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करें। तो कक्षा 7 की इतिहास की टेक्स्ट बुक जिसका नाम है हमारे अतीत 2, 9वां अध्याय है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, और दोस्तों यह अध्याय का यह तीसरा पार्ट है। तो आज हम शुरू करते हैं बंगाल नजदीक से एक नजर, यानी कि यह शीर्षक से बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन बंगाल के बारे में प्रोवाइड की गई है, और खास तौर पर बंगाली भाषा का विकास किस तरह हुआ इसका वर्णन यह अध्याय में किया गया है। देखो, एक क्षेत्रीय भाषा का विकास जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था, हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहां के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। मैंने यह अध्याय के प्रारंभ में आपको पढ़ाया था, तब मैंने तमिल और उड़िया का एग्जाम्पल दिया था कि उड़िया भाषा से क्षेत्र का नाम पड़ा है ओडिशा, तो तमिल भाषा के नाम पर पड़ा है तमिलनाडु, और मैं गुजरात से बिलोंग करता हूं तो मेरा गुजरात का नाम भी गुजराती भाषा से ही पड़ा है। तो एक क्षेत्रीय भाषा का विकास जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था, हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहां के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। इसीलिए हम यह मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली यानी कि बंगला ही बोलते थे। एक बार फिर से पढ़ ले, क्योंकि आगे मैं आपको क्वेश्चन पूछने वाला हूं। एक क्षेत्रीय भाषा का विकास जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था, हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहां के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। इसीलिए हम यह मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली यानी कि बंगला ही बोलते थे। चलिए अब यह मजेदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सिंपल सा क्वेश्चन है कि बंगाल के लोगों की भाषा कौन सी है। बंगाल के लोगों की भाषा कौन सी है? सही आंसर है बंगाली, ऑप्शन सी। किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। क्या यह बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है? प्रारंभिक यानी कि ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य भाग के संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ? क्या यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ? आंसर बताइए। कौन से लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते? कौन से लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते? तो यह बंगाली लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते। सही आंसर ऑप्शन ए। लेकिन ऐसा क्वेश्चन सामने आए तो कि बंगाली का उदय किस भाषा से हुआ है? बंगाली भाषा का उदय किस भाषा से हुआ है? संस्कृत से हुआ है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। ईसा पूर्व 4वीं या 3री शताब्दी से बंगाल और मगध बोले तो वर्तमान का दक्षिण बिहार, तो ईसा पूर्व 4वीं या 3री शताब्दी से बंगाल और मगध के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे। कब? ईसा पूर्व 4वीं या 3री शताब्दी से बंगाल और मगध के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। 4वीं शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, यह बंगाली लोगों की जो बंगाली भाषा है
वो संस्कृत से उपजी हुई मानी जाता है, लेकिन वो लोग संस्कृत तो जानते नहीं। तो आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? तो इसके पीछे की वजह यहाँ हमें बताई गई है कि ईसा पूर्व 4वीं या 3री शताब्दी से बंगाल और मगध के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। 4वीं शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। आंसर बताइए, ईसा पूर्व 4वीं या 3री शताब्दी से बंगाल और किसके बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे? तो दोस्तों, यह समयावधि में बंगाल और किसके बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे? तो सही आंसर है बंगाल और मगध के बीच। ओके। और इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्यूएन सांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। एक चीनी यात्री हमारे भारत के दौरे पर आया था, इमेज में आप देख सकते हैं, नाम है ह्यूएन सांग। तो इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव का अधिक प्रबल हो गए। क्या? यह सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए और 7वीं शताब्दी में एक चीनी यात्री हमारे भारत देश की यात्रा पर आया था, जिसका नाम है ह्यूएन सांग। उन्होंने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। तो यहां से एक मजेदार क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से किस यात्री ने कहा था कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था? एक चीनी मुसाफिर हमारे भारत देश आया था, जिसका नाम है ह्यूएन सांग। तो यह ह्यूएन सांग ने बताया था कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। सही आंसर ऑप्शन सी। और 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया और यह पाल शासकों के बारे में दोस्तों मैंने आपको अध्याय 2 में पढ़ा दिया। तो 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे, और यह बात भी मैंने आपको अध्याय 3 में बता दी। और अभी तक आपने अध्याय 3 और अध्याय 2 के जो भी वीडियो मैंने बनाकर यहाँ हमारी चैनल पर अपलोड किए हैं वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिएगा। ओके, आंसर बताइए। 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर किसका शासन रहा था? 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर किसका शासन रहा था? सुल्तानों का शासन रहा था। सही आंसर ऑप्शन ए। और 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश यानी कि बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। क्या? 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश यानी कि बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा कौन सी थी? फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। आंसर बताइए। 1586 में किसने बंगाल को जीत लिया? 1586 में यानी कि 1586 में बंगाल को किसने जीत लिया था? अकबर ने जीत लिया था। सही आंसर ऑप्शन सी। और दोस्तों अकबर के शासनकाल में यह प्रशासन की भाषा कौन सी थी? फारसी थी, याद रखना। लेकिन तब यह क्षेत्रीय भाषा का विकास हो रहा था। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब पश्चिम बंगाल कहा जाता है। एक बार फिर से पढ़ लो कि 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र की पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब पश्चिम बंगाल कहा जाता है, वेस्ट बंगाल कहा जाता है। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। क्या? यह बंगाली भाषा अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार जो जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है।
आधुनिक बंगाल का एक हिस्सा यह बन गया है। यानी कि यह बंगाली भाषा कई भाषाओं का मिला जुला रूप है। देखो, यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार जो जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा यह बन गया है। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की श्रेणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है। क्या? यह बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है। यहाँ दोस्तों बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आई है जो बंगाली भाषा से संबंधित है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, बाद में मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखूंगा। ओके, तो ध्यान यहाँ स्क्रीन पर होना चाहिए कि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार जो जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है, आधुनिक बंगाली का यह एक हिस्सा बन गया है। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है। चलिए अब आंसर बताइए। गैर संस्कृत शब्दों का विशाल शब्द भंडार किन भाषाओं के स्रोतों से प्राप्त हुआ है? क्या गैर संस्कृत शब्दों का विशाल शब्द भंडार किन भाषाओं से बंगाली भाषा को प्राप्त हुआ है? तो जनजातीय भाषाओं, फारसी भाषाओं, यूरोपीय भाषाओं, यह सभी भाषाओं से दोस्तों शब्द भंडार प्राप्त हुआ है बंगाली को। तो सही आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। एक और क्वेश्चन, बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है? क्या बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। यहां पर मैंने आपको बताया कि बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है। तो सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए, दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। आगे बात करें तो पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य, शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, इसे कहा जाता है मंगल काव्य। तो मंगल काव्य और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियां, जो दोस्तों अध्याय 8 में हमने चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ा, तो यह गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियां आदि शामिल है। एक बार फिर से पढ़ लो कि पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य। मंगल काव्य किसको कहा जाता है? शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, उसे कहा जाता है मंगल काव्य। तो मंगल काव्य और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियां आदि शामिल है। तो दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती, गोपी चंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियां, परी कथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि बंगाली भाषा की दो श्रेणियां, पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियां आदि शामिल है। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसा कि मैनामती, गोपी चंद्र के गीत, धर्मा ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियां, परी कथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत। यहाँ दो शब्द आए, मैनामती और गोपी चंद्र के गीत और धर्मा ठाकुर, यह लोग कौन थे? तो देखो एक और क्वेश्चन आ गया है, बाद में मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन का आंसर बताइए। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो सेंटेंस दिए हैं और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। चलो पढ़ो। पहली श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, पहला सेंटेंस सही या गलत?
तो पहला सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है वो मैं आपको बताने वाला हूं। ओके, दूसरी श्रेणी में श्री चैतन्य देव की जीवनियां शामिल है, दूसरा सेंटेंस सही या गलत? तो यह सेंटेंस भी गलत है, क्योंकि पहली श्रेणी में श्री चैतन्य देव की जीवनियां शामिल है और दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है। ओके, यहां मैंने उलट सुलट कर दिया है, तो इनमें से कोई भी कथन सही नहीं। आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। चलिए आंसर बताइए। मांगलिक शब्द का क्या अर्थ है? मैंने आपको बताया मांगलिक शब्द का क्या अर्थ है। मांगलिक शब्द का अर्थ है शुभ, यानी कि सही आंसर ऑप्शन ए। और चित्र 10 सबसे पहली बंगाली रामायण के तालपत्र की पांडुलिपि का एक पृष्ठ दोस्तों एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दिया गया है। जो यह चित्र मैंने आपके सामने रखा है, यह चित्र किसका है? तो सबसे पहली बंगाली रामायण के तालपत्र की पांडुलिपि का एक पृष्ठ है, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। आगे बात करें मैनामती, गोपीचंद्र और धर्म ठाकुर की, तो नाथ लोग सन्यासी होते थे जो तरह तरह की योगिक क्रियाएं करते थे। यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता है, यह बताता है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपीचंद्र को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया था। तो धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव है, जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। एक बार फिर से पढ़ लो कि मैनामती, गोपीचंद्र और धर्म ठाकुर नाथ लोग सन्यासी होते हैं जो तरह तरह की योगिक क्रियाएं करते थे। यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता है, यह बताता है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपीचंद्र को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया था। तो धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव है, जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। इमेज में आप देख सकते हैं धर्म ठाकुर देव को। आंसर बताइए, रानी मैनामती ने किसको संन्यास का मार्ग अपनाने को प्रोत्साहित किया था? तो रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपीचंद्र को संन्यास का मार्ग अपनाने को प्रोत्साहित किया था। तो सही आंसर बनता है ऑप्शन बी। और दोस्तों पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई गई है जिनमें यह इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई थी। तो दूसरी श्रेणी की कृतियां मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थी, इसीलिए उनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता है। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। एक बार फिर से पढ़ लो कि पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई गई है जिनमें यह इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई थी। तो दूसरी श्रेणी की कृतियां मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थी, इसीलिए उनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता है। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थे, जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। और दोस्तों लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं। यह क्वेश्चन हमारी यह अध्याय में यानी कि टेक्स्ट बुक में रखा गया है, और क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है कि आपके विचार से द्वितीय श्रेणी की कृतियां लिखित रूप में क्यों नहीं रखी जाती थी। आपको सोचना है कि यह द्वितीय श्रेणी की कृतियां लिखित रूप में क्यों नहीं रखी जाती थी। यहां वीडियो को हम स्टॉप करते हैं, यानी कि यह अध्याय का तीसरा पार्ट खत्म हुआ। चौथे पार्ट में अध्याय पूरा हो जाएगा, तो कल हम चौथे पार्ट में मिलते हैं। आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।